तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बार फिर पाथ फाइंडर का क्वेश्चन है बिल्डअप अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये क्वेश्चंस कई बार कई टेस्ट में भी आ चुका है। तो ये क्वेश्चन कई टेस्ट, पहली बात तो क्वेश्चन कई टेस्ट में आ चुका है। दूसरा क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा है। एक एक पॉइंट को इस पे देखना पड़ेगा कि कैसे हैंडल करें इस प्रॉब्लम को। डायरेक्शन तक को समझना पड़ेगा कि डायरेक्शन को कैसे हैंडल करें। ओके, तो देखिए मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सर्किट सोन कंसिस्ट ऑफ टू A circuit shown consists of two inductor of inductance L1 and L2, a capacitor of capacitance C, a battery of electromagnetic EMF E, and interresistance R as switch. यहाँ पे एक switch है. Initially the switch was in position 1 for long time. तो कुछ डेटा है जो अलग से लिख लिया जाए। अगर ये 1 पे लॉन्ग टाइम से है, दैट मीन्स ये सर्किट, ये जो पूरी सर्किट है, इसमें ये इंडक्टर एक कंडक्टिंग वायर बन जाएगा। लॉन्ग टाइम बाद इंडक्टर भी है एज कंडक्टिंग वायर। देन व्हाट विल बी दिस करंट? दिस करंट विल बी इनिशियल करंट, दैट इज आई नॉट, एंड आई नॉट इज EMF E अपॉन इंटर रेजिस्टेंस R। दिस वन इज। तो इस सर्किट का आपने करंट निकाल लिया जो चल रहा है। अब आपने क्या किया, यही करंट इसमें भी होगा, इस इंडक्टर में। अब आपने स्विच को 2 पे कर दिया, क्या राइट? फाइंड द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। इस कैपेसिटर पे मैक्सिमम कितना चार्ज होगा, एंड मैक्सिमम करंट इन इंडक्टर L2, इसमें मैक्सिमम करंट कितना होगा आफ्टर द स्विच इज थ्रोन टू पोजीशन 2, जब स्विच को इस पोजीशन से इस पोजीशन को कर दिया गया। तो कह रहे कि जब इस स्विच को हटा के यहां पे कर दिया जाता है, तो बताइए कि इस पूरे सर्किट में इसकी मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू कितनी होगी और इस इंडक्टर का मैक्सिमम करंट कितना होगा। तो चूंकि ये स्विच यहां से, चूंकि ये स्विच यहां से हट के यहां पे आ चुका है, तो मैं इस चीजों को हटा देता हूं, यहां से जो है ही नहीं है उसको हटा दो और सर्किट को ऐसे बना दो। इस इंडक्टर का जो करंट होगा, जब इस स्विच यहां से यहां पे आएगा, तो इस इंडक्टर का करंट यही रहेगा, आई नॉट। ये आई नॉट करंट है। लेकिन क्या ये आई नॉट करंट है जब इसमें फ्लो शुरू होगा, तो इस L2 में भी जैसे स्विच इस पे जाएगा तो इसमें करंट कितना आएगा। फिर बातों को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या होने जा रहा है। बात को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये तो करंट आई नॉट है। अब ये करंट आई नॉट है, तो स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद क्या होता है, इस पूरे लूप में क्या होगा, इस पूरे लूप में क्या होगा, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म्स बन गया। जैसे इस स्विच को यहां से तुम यहां पर हटाओगे, यहां पर लगाओगे, ये लूप बन गया। अब ये समझना पड़ेगा कि इसमें क्या होगा। तो देखो, अब मैंने क्या किया, इसके लिए इस डायग्राम को बनाते हैं। इस डायग्राम को बनाते हैं। इस डायग्राम को बनाने जा रहा हूं दोबारा। तो मैंने इसको दिखाया इस तरीके से, ये इंडक्टर है। अब शांत हूं बार बार, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं और ये कैपेसिटर्स ऐसे है। अब मैं बात कर रहा हूं कि स्विच क्लोज होने के उस टाइम पे जो dt से कम है, स्विच क्लोज होने के dt टाइम के अंदर की बात कर रहा हूं। तो अब t बराबर 0 की पहले बात कर लीजिए। तो t बराबर 0 पे क्या होगा, t बराबर एग्जैक्ट 0 पे इसमें करंट तो आई नॉट है, ये L1 इंडक्टेंस, ये L2 इंडक्टेंस, ये t बराबर 0 पे। लेकिन t बराबर dt पे क्या होगा, तो t बराबर dt पे ये जो सर्किट होगा वो ऐसे बन जाएगा। इसमें करंट इंडक्टेंस L1, इंडक्टेंस L2, इसका करंट मैंने नीचे, ये आई नॉट नीचे करो तो नीचे को दिखा दो, द करंट इज I1 और ये करंट I2 है, I2 है।
और ये करंट आई है, ये आई इस I1 I2 की इक्वेट करेगा टी और dt पे। ये है टी और 0 का डायग्राम, कैपेसिटेंस सी। इसलिए एक और चीज होती है, एलसी ऑसिलेशन में सी का जो बिहेवियर होता है, एलसी ऑसिलेशन में जो कैपेसिटर होता है, इंडक्टर मास का बिहेवियर शो करता है, कैपेसिटर 1 स्प्रिंग का बिहेवियर शो करता है, कैपेसिटर स्प्रिंग का बिहेवियर शो करता है। दैट मीन्स, अच्छा एक और चीज मैं यहां पे चाहूं तो लिख सकता हूं कि इतने पार्ट का जो फ्लक्स होगा, इस सिस्टम का जो फ्लक्स होगा इनिशियली, दैट फ्लक्स मस्ट बी इक्वल टू यहां के फ्लक्स के इक्वल होगा, ये फ्लक्स के इक्वल होगा। तो इस पे मैंने क्या किया, मैंने क्या किया कि यहां का फ्लक्स क्या आएगा, L1 इंटू I नॉट। मैं लिख रहा हूं फ्लक्स कंजर्वेशन, फ्लक्स कंजर्वेशन L1 I नॉट, यहां का फ्लक्स 0 इज इक्वल टू dt इंटरवल पे यहां का फ्लक्स क्या होगा, L1 I1। बट ये इसका फ्लक्स माइनस लिखेंगे, रीजन है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे घूम के इसमें जाएंगी और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे घूमेंगी। दैट मीन्स इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स अपोज कर रहा है एक दूसरे को। एक करंट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देगा, ये वाला करंट ऐसे फील्ड लाइंस देगा, तो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस L2 I2। इससे इक्वेशन बन गया L1 I नॉट इज इक्वल टू L1 I1 माइनस L2 I2, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद मैंने क्या किया, क्योंकि इस 0 और dt इंटरवल के बीच में ये दोनों इंडक्टर हमेशा पैरेलल है, तो मैंने पैरेलल की प्रॉपर्टी यूज की कि L1 di1 बाई dt इज इक्वल टू L2 di2 बाई dt, dt से dt कटेगा, इंटीग्रेशन में इसको लिख सकता हूं L1 I1। अच्छा ये लिखना अभी ना इसमें बाकी है, इसको कैसे लिखें थोड़ा समझना पड़ेगा इसका भी। अच्छा डिफॉल्ट केस में हम लोग क्या करते हैं ना, अगर करंट ऐसा आई है तो हम लोग इसको इंक्रीजिंग माना जाता है। डिफॉल्ट केस में इस करंट को इंक्रीजिंग, दैट मीन्स इसका हायर पोलैरिटी ऊपर बनेगी, लोअर पोलैरिटी नीचे, इसकी भी हायर पोलैरिटी ऊपर, लोअर पोलैरिटी नीचे, तो इसके भी इसका पोटेंशियल ड्रॉप L1 di1 बाई dt, इसके भी इसका पोटेंशियल ड्रॉप L2 di बाई dt, ये इक्वेट हो जाएगा, ये इक्वेट होगा। तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्या किया कि L1 di1 बाई dt इज इक्वल टू L2 di2 बाई dt। अब इसका एक इंटीग्रेशन लगाया, इससे वैल्यू बनेगी L1 I1 इज इक्वल टू L2 I2 एंड सम कांस्टेंट C। अब मैं इस फंक्शन में वैल्यू प्लेस करूंगा। अब ये फंक्शन t बराबर 0 पे भी होल्ड करेगा, t बराबर 0 पे, तो t बराबर 0 पे इसमें करंट I नॉट है और इसमें करंट 0 है। दैट मीन्स मैं इस फंक्शन में लिखूंगा I1 की जगह पे I नॉट और I2 की जगह पे 0 लिखूंगा, तो बनेगा L1 I नॉट इज इक्वल टू C। दैट मीन्स L1 I1 इज इक्वल टू L2 I2 प्लस L1 I नॉट, द इक्वेशन नंबर 2। अच्छा ये इक्वेशन ऑल टाइम ट्रू है, दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल टाइम, मतलब dt इंटरवल के बाद 0 से लेके t टाइम तक ये हमेशा ट्रू है। तो दिस इज ट्रू फॉर 0 to t टाइम, हमेशा ट्रू है। बट दिस इक्वेशन, ये जो फ्लक्स कंजर्वेशन है, ये फ्लक्स कंजर्वेशन, दिस इक्वेशन इज ओनली ट्रू, दिस इक्वेशन इज ओनली ट्रू बिटवीन टाइम इंटरवल 0 एंड dt। इस इंटरवल में ट्रू है, तो ये इस इंटरवल में ट्रू है और ये ऑलवेज ट्रू चल रहा है। अब मैंने क्या किया, तो मैं सबसे पहले ये निकालना चाह रहा हूं कि I1 I2 की इनिशियल वैल्यू कितनी है, I1 I2 की इनिशियल वैल्यू कितनी है। तो मैं इस इक्वेशन को उस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। तो मैंने क्या किया, इसके लिए यहां से देखो, ये जो इक्वेशन है L2 I2 की वैल्यू निकालेंगे। द L2 I2 इज व्हाट, L1 I1 माइनस L1 I नॉट, उठा के उस इक्वेशन में रखेंगे L2 I2 की जगह पे। तो L2 I2 जब मैं रखने जा रहा हूं तो बनेगा L1 I नॉट, इक्वेशन बनेगा L1 I नॉट इज इक्वल टू L1 I1
माइनस माइनस L2 की जगह पे मैं लिखे जा रहा हूँ इस इक्वेशन से L2 दैट इज L1 माइनस L1 माइनस L1 माइनस L1 तो हो जाएगा प्लस L1 अब इससे देखो ये कैंसल आउट हो गया, ये प्रूफ करता है कि I0 इक्वल्स टू I0 प्रूफ करता है। हमें क्या निकालना था, ये तो ठीक है। अब मुझे ये जानने की जरूरत है I1 I2 L1 I0 तो हमें सोल्व करेगा। अच्छा ये इक्वेशंस वो इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है, इसको L1 इसको इधर भेजोगे ना तो L2 I2 प्लस L1 I0 L2 I2 प्लस L1 I1 पॉजिटिव आ रहा है ना, L1 I1 पॉजिटिव आ रहा है, L1 I1 पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन सेम है, ठीक है। तो फ्लक्स कंजर्वेशन ने मुझे ये बताया। इस इंटरवल में फ्लक्स कंजर्वेशन लगा दिया, मतलब ये भी ट्रू है हमेशा, 0 से dt में इंटरवल ट्रू है। तो 0 से dt में अगर ये इंटरवल ट्रू है और ये जो इंटरवल है ये हर में, दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है, दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 0 से dt में ट्रू है वो हमेशा ट्रू है, सॉरी वो dt के बाद ट्रू है, 1 सेकंड रुकना, वेट करो, ये dt के बाद ट्रू है, ये dt से इन्फिनिटी ट्रू है, दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है। अगर ये दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इस दोनों इक्वेशन से, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन के हेल्प से मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो इक्वेशंस है ना, ये इक्वेशन ये हर टाइम पे ट्रू है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, 0 से t के बीच में ट्रू। दैट मीन्स मैं इस इक्वेशन के सहायता से ये बोल सकता हूँ, इस इक्वेशन की सहायता से कि इस वायर में जो इनिशियल करंट है I1 दैट इज नथिंग बट I0, इनिशियल करंट I0 है और इसका इनिशियल करंट क्या है 0। तो ये मुझे समझ में आ गया, ये मुझे समझ में आ गया कि मैं इस इक्वेशन से ये बता सकता हूं कि एट t बराबर 0 पे जो I1 की वैल्यू है दैट इज I0 एंड I2 की वैल्यू क्या है 0। मतलब ना ये फर्क ही नहीं पड़ा बेसिकली, मतलब इस जब हम इस स्विच को क्लोज कर रहे हैं ना, यहाँ पे जब मैं इस स्विच को यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहा हूँ तो इसका फ्लक्स एज इट इज रह रहा है, मतलब ये अपने फ्लक्स को कांस्टेंट मेंटेन कर रहा है और वही बना रह जा रहा है और इसका फ्लक्स भी अनचेंज रह रहा है, इसका भी फ्लक्स अनचेंज, इसका भी फ्लक्स अनचेंज रह रहा है। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि ये इक्वेशन हमेशा ट्रू है। तो अगर इक्वेशन हमेशा ट्रू है तो ये होल्ड करेगा, t बराबर 0 पे I1 I0 I2 0 होल्ड करेगा। चलो एक बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जो मुझे समझ में आया अभी अभी, वो ये समझ में आया है कि इस स्विच को जब मैं यहां से यहां कनेक्ट करूंगा, और ये ऑब्वियस भी है क्योंकि इससे अचानक से फ्लक्स तुम चेंज नहीं कर सकते हो। अगर ये अचानक फ्लक्स नहीं चेंज कर सकते EMF इनफाइनाइट आ जाएगा, इससे भी अचानक से नहीं चेंज कर सकते हो। दैट मीन्स बेटर क्या होगा कि इसका फ्लक्स वही रह जाए, इसका फ्लक्स वही रह जाए, मतलब इसका फ्लक्स इनिशियली 0 हो जाए, सॉरी इसका फ्लक्स इनिशियली 0 रहे और जस्ट आफ्टर भी 0 रहे, और इसका जो इनिशियल था L1 I0 रहे और जस्ट आफ्टर भी वही रहे। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसके टर्मिनल का EMF इनफाइनाइट नहीं रहेगा, इसका भी इनफाइनाइट नहीं रहेगा और सर्किट चलता रहेगा। दैट मीन्स ये पैरेलल सर्किट की प्रॉपर्टी है। रिपीट कर रहा हूं, पैरेलल सर्किट में जब तुम स्विच को चेंज करोगे, रिपीट कर रहा हूं, जब पैरेलल सर्किट में स्विच को चेंज करेंगे तो करंट चेंज नहीं होगा, जिस इंडक्टर में जो करंट है वही रहेगा। सीरीज में ऐसा नहीं होता है, सीरीज में चीजें बदलती हैं। सीरीज में क्या होता है कि अगर मान लो एक इंडक्टर ऐसे है, ठीक है, और इस सर्किट से मान लो ऐसे ऐड है, इस तरीके से ऐड है, और यहाँ पे एक स्विच ऐसे लगा दिया, एक इंडक्टर ऐसे है इस तरीके से, और यहाँ पे भी एक स्विच है, मतलब एक स्विच ऐसे था यहाँ पे, मैं ये भी बता दे रहा हूँ क्योंकि ये कभी मिस्टेक ना कर दो इसके लिए।
अब एक स्विच ऐसे यहाँ पे इस तरीके से, अब किसी ने क्या किया, अब ये R है, ये E है, ये L है, ये सपोज टू 12 है, तो इसमें जो इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होगा ना, द करंट दिस करंट I इज नथिंग बट E अपान R होगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर बन गया है। अब जैसे इसको क्लोज करते हो, इसको ओपन करते हो, तो फिर नया सर्किट तुम्हारा ये बन जाएगा, ये बन गया। अगर नया सर्किट ये बन गया तो ये सिस्टम अपने फ्लक्स को कांस्टेंट मेंटेन करता है, सिस्टम। ये रीजन ये है कि ये करंट अगर आई पूरा सीरीज में आ गया तो इसमें अचानक से करंट आ जाएगा, तो फ्लक्स इसका भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, सिस्टम का फ्लक्स कंजर्वेशन लगाते हैं, सिस्टम का फ्लक्स कंजर्वेशन इस पे। तो इसका फ्लक्स क्या होगा, इनिशियली L इंटू आई इज इक्वल, इसका फ्लक्स 0, फाइनल इसका फ्लक्स L इंटू I1 प्लस इसका फाइनल फ्लक्स 2L इंटू I1। इसको सॉल्व करेंगे तो I1 की वैल्यू आती है I/3। दैट मीन्स सीरीज में करंट चेंज होता है, तो सीरीज में फ्लक्स कंजर्वेशन का इफेक्ट पड़ता है, पैरेलल में नहीं पड़ता है। तो यहां पे मेरे समझ में दो बातें क्लियर आ गई कि अगर इंडक्टर सीरीज में है तो फ्लक्स कंजर्वेशन 0 और dt के बीच में जब लगाओगे तो तुम्हें करंट की डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन पैरेलल में जब तुम फ्लक्स कंजर्वेशन लगाओगे तो तुम्हें यही मिलेगा कि जो एक में फ्लक्स है पहले और जो दूसरे में है वो जस्ट आफ्टर भी सेम रह गया, सो दैट इसका भी ईएमएफ चेंज ना हो पाए, इसका भी ईएमएफ चेंज ना हो पाए, जिससे पूरे सिस्टम का ईएमएफ कांस्टेंट बना रहे। तो इंडिविजुअल पे भी इफेक्ट नहीं पड़ा, सिस्टम पे भी नहीं पड़ा पैरेलल में। और सीरीज में क्या है, सीरीज में ये जो करंट चेंज हुआ इसके वजह से क्या होगा कि इसका करंट घटा, इसका करंट घटा, तो इसका करंट घटा तो इसकी इक्विवेलेंट बैटरी ऐसे दिखाओगे, और इसका करंट बढ़ा तो इक्विवेलेंट बैटरी तुम ऐसे दिखाओगे। ये इनफाइनाइट ईएमएफ देगा और ये माइनस इनफाइनाइट देगा, तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा दैट इज इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, और ये अप्रोच करेगा एक फाइनाइट वैल्यू पर। तो हम लोग सिस्टम का फ्लक्स कंजर्वेशन लगाते हैं, सीरीज पे जाते हैं। तो अब पैरेलल में जाने पे जब कंजर्वेशन लगाते हैं तो उससे कुछ भी नहीं मिलता है। तो मैं बार बार एक पॉइंट्स है जो मैं रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो पॉइंट ये है कि आज के बाद जब भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस करने होंगे जिसमें सीरीज और पैरेलल इंडक्टर्स होंगे, सीरीज और पैरेलल इंडक्टर्स होंगे, तो अगर सीरीज में इंडक्टर्स हैं, सीरीज में है इंडक्टर्स, तो जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज और उसके पहले का जो फ्लक्स इक्वेट करोगे तो करंट चेंज हो क्या जाता है। लेकिन जब तुम पैरेलल की बात करोगे तो फ्लक्स कंजर्वेशन लगाओगे, उससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और क्या मिलेगा, जो इनिशियल कंडीशन था वही सेटिस्फाई हो जाएगा। तो तुम सब एक बात को अच्छे से समझ गए होगे कि मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं कि अगर सर्किट पैरेलल है, अगर इंडक्टर्स पैरेलल हैं और स्विच को तुम क्लोज कर रहे हो, तो फ्लक्स वही बने रहेंगे जो पहले थे। दैट मीन्स करंट वही बना रहेगा इंडिविजुअल का जो पहले था, और सीरीज में है तो करंट चेंज होने लगेगा। तो सीरीज में ही फ्लक्स कंजर्वेशन लगाने का फायदा है, पैरेलल लगाने का फायदा नहीं है। अब हम सारे क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हैं अगर इतना आ गया। दैट मीन्स मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि ये इनिशियल कंडीशन पर होल्ड कर रहा है। अब क्या क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं ना, इस डायग्राम को दोबारा मैं बनाता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अगर ये पॉइंट हमने पकड़ लिया तो क्वेश्चन में देखो, अब इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, और एक और क्वेश्चन में कराऊंगा सेम रिलेटेड, और उसमें भी कुछ नहीं होगा। देखो इसको यहाँ पे एक सेकेंड, इसको यहाँ से हटा ही दे, इसको हटा दो, इस डायग्राम को बना ही लेते हो। दैट मीन्स ये क्वेश्चन स्पेशली ऐसा बन गया। द कैपेसिटेंस इज C, इंडक्टेंस इज L2, दिस इज L1 and this current is I0 and I0 is nothing but E/R। तो स्विच का कोई असर नहीं पड़ा और ये डायग्राम t बराबर 0 पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा है कि इस चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। तो अगर ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो लेट्स दिस चार्ज इज Q and this current is I, this current is I। तो अगर Q को मैक्सिमाइज करना है, Q मैक्स कब अटेंड करेगा, जब इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, dq by dt मैक्सिमा पे डिफरेंशिएशन 0 होता है। दैट मीन्स करंट I शुड बी 0। दैट मीन्स इसमें जब करंट 0 होगा तभी जाके इस कैपेसिटर का चार्ज मैक्सिमम आएगा, क्योंकि मैक्सिमम पे डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर ये I 0 हो गया, दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि इसका जो करंट है, इसका करंट इसका करंट बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें करंट 0 हो गया। दैट मीन ये तो t बराबर 0 का है, तो t बराबर t टाइम पे जब वो Q मैक्स अटेंड करेगा, तो सर्किट डायग्राम बेसिकली ऐसे चल रही होगी। ये सर्किट डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ, ये कैपेसिटर्स ऐसे दिखाओगे, इसमें करंट नहीं होगा और इसका करंट लेट्स I
ये करंट सपोज करो I3 है, ये I3 और ये करंट एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे, एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे, करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा क्योंकि इसमें करंट जीरो जाना है, ये कंडीशन। अब देखो ये LC ऑसिलेशन है, द एनर्जी विल बी कंजर्व, तो इस सिस्टम t बराबर 0 की एनर्जी और t बराबर t की एनर्जी इक्वेट कर देंगे। ये इंडक्टेंस L1 है, ये इंडक्टेंस L2 है, एंड चार्ज Q मैक्स है, तो इससे प्लस Q चार्ज है, माइनस Q चार्ज, कैपेसिटेंस C, एनर्जी लिखेंगे यहाँ की एनर्जी दैट इज L1 हाफ L1 I नॉट का स्क्वायर, I नॉट इज E अपॉन R, और L2 में एनर्जी जीरो थी, इनिशियल कैपेसिटर की एनर्जी जीरो थी, एंड फाइनली L1 में एनर्जी आएगी, L1 में एनर्जी आएगी हाफ L1 I3 स्क्वायर, और L2 में भी आएगी हाफ L2 I3 स्क्वायर, दैट मीन्स हाफ L1 I3 का स्क्वायर प्लस हाफ L2 I3 का स्क्वायर प्लस हाफ Q स्क्वायर बाई C। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस का टर्म सब कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से मिलेगा L1 I नॉट का स्क्वायर, और यहां से I3 कॉमन आएगा तो बनेगा माइनस L1 प्लस L2 I3 का स्क्वायर, एंड दैट इज Q स्क्वायर बाई C। अभी आंसर आया नहीं, जब तक I3 मुझे ना मिल जाए I नॉट के टर्म में, तब तक आंसर नहीं आएगा। अब देखो इस फंक्शन में एक बात है कि ये जो इक्वेशंस मैंने लिखी, जो सबसे पहले इक्वेशन लिखी थी, कहा था कि हमेशा वैलिड है, L1 I1 इक्वल्स टू L2 I2 प्लस L1 I नॉट, ये हमेशा वैलिड है। तो L1 I1, तो इस इक्वेशन को याद रखेंगे, L1 I1, वन सेकेंड इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, दिस इक्वेशन इज ऑलवेज वैलिड, तो इसको यहाँ पे कॉपी करके रख दिया, ये इक्वेशन हमेशा वैलिड है। अगर ये इक्वेशन हमेशा वैलिड है तो मैं क्या करूँगा, और I3 किस में था देखो, दैट मीन्स हमारे अनुसार I3 किस में माना था, इसमें, मतलब ये I1 था हमारे अनुसार, और ये क्या है, ये I2 था, याद करो जो डायग्राम में बना था ना, ये I1 I2, हमने I1 I2 बहुत सोच समझ के लिखना बाकी है, I1 I2 कहाँ गया, ये था ना, वन सेकेंड, ये था I1, ये था I2। अब I1 ऐसे है और I2 भी नीचे है, लेकिन I3 नीचे था और I3 इसमें ऊपर जा रहा था, दैट मीन्स इस I3 और इस I2 में रिलेशन क्या है, I2 बराबर माइनस I3 है, I1 बराबर I3, अगर कंपेयर करो I1 नीचे, ये I2 नीचे है, तो अगर कंपेयर करा होगा I3 वाला इक्वेशन से, तो हमारे इस इक्वेशन से अगर कंपेयर कराते हो, वन सेकेंड, ये इक्वेशन है, अगर इसको कंपेयर कराते हो तो मैं कहूंगा कि हमारा जो I1 होना चाहिए, I1 दैट मस्ट बी इक्वल टू I3, बट जो हमारा I2 है दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस I3, ये क्योंकि डायरेक्शन उल्टा हो गया था, एक ही करंट फ्लो कर रहा था, देखो ऐसे, ये ऊपर दिखा रहा हूँ I3 ऊपर, इसलिए मैंने माइनस साइन लिख लिया I2 को। अभी हम क्या करेंगे, ये I1 की जगह पे I3 प्लेस करेंगे, तो बन गया L1 I3 इज इक्वल टू L2 I2 की जगह पे माइनस I3। ये अपने आप में ना बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ से I3 की वैल्यू सॉल्व करें तो इससे I3 की वैल्यू आएगी, द I3 इज नथिंग बट, इसको इधर भेज दिया, दैट इज L1 अपान L1 प्लस L2, इसको इधर भेजा L1 प्लस L2 इंटू I नॉट आ गया। अब इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ रखेंगे, ताकि हमारा क्या निकालना है, क्यों निकालना है, तो इससे हमारा इक्वेशन आएगा L1 I नॉट का स्क्वायर माइनस L1 प्लस L2 इंटू I3 पे L1 का स्क्वायर I नॉट का स्क्वायर अपन इसका स्क्वायरिंग करेंगे, दैट इज L1 का स्क्वायर I नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई L1 प्लस L2 का होल स्क्वायर Q स्क्वायर बाई C, दैट इज Q स्क्वायर बाई C। अब देख सकते हो ये इसे कैंसिल आउट होगा, और ये L1 इसके साथ L1 का स्क्वायर I नॉट का स्क्वायर इसे कट कर देगा, फिर आएगा L2, तो L2 ही बनेगा L1 L2 I नॉट का स्क्वायर L1 L2 I नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई L1 प्लस L2, एंड C का टर्म यहाँ पाएगा, एंड दैट इज Q का स्क्वायर, दैट मीन्स Q मैक्स इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ I नॉट इज नथिंग बट E अपॉन R अंडर रूट ऑफ L1 L2
C upon L1 plus L2. This is the answer. This is the maximum charge at capacitor. और जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो क्वेश्चन दिया गया था, अगर मैं उसे दिखा दूं तुम्हें, तो क्वेश्चन था जो एलन के टेस्ट सीरीज में आया था क्वेश्चन, एक बार फिर दिखा दूं। क्वेश्चन एकदम सेम है, तुम समझ सकते हो। तो अगर मैं वैल्यू प्लेस कर दूं, अगर मैं इसमें वैल्यू प्लेस कर दूं तो मैं आंसर तुरंत निकाल सकता हूं। देखो, द क्वेश्चन इज दिस वन, और इसे पूछा गया था मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पे। तो ये L है, ये 3L है, L 3L, तो वैल्यू प्लेस कर दो L 3L। तो जैसे तुम प्लेस करोगे L 3L, तो Q मैक्स की वैल्यू आएगी E अपन R अंडर रूट ऑफ L 3L, दैट इज 3L का स्क्वायर, C अपन L 3L, दैट इज 4L। तो तुम समझ सकते हो, E अपान ये 4 बाहर आएगा तो 2R बनेगा, एंड 3LC, द आंसर इज बी पार्ट, इसका बी पार्ट है। फिर अगला पार्ट में पूछ रहा है द मैक्सिमम करंट थ्रू द इंडक्टर, मैक्सिमम करंट थ्रू द इंडक्टर, इंडक्टर के थ्रू मैक्सिमम करंट पता करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक बार फिर यहां से इस पर हटाते हैं। अब मैक्सिमम करंट निकालने के लिए अब अगला पार्ट क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। तो पाथफाइंडर क्वेश्चन था, सीधे कॉपी पेस्ट। अब मैंने क्या किया, एक बार फिर इस डायग्राम को अच्छे से समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम करंट के लिए क्या करेंगे। 1 सेकेंड, ये नहीं था सर्किट में, t बराबर 0 पे डायग्राम चल रहा था, ठीक है। अब मुझे बात करनी है, एक बार फिर मैं इस डायग्राम को दोबारा बना लो। इस डायग्राम को दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप कह रहे हैं कि बताइए इस L2 में मैक्सिमम करंट कितना होगा, जबकि इनिशियल करंट I0 है t बराबर 0 पे। अच्छा, जब I मैक्स होगा, इसमें करंट जब मैक्स होगा, दैट मीन्स di/dt 0 होगा। di/dt 0, तो इंडक्टर का जो EMF होता है दैट इज L di/dt, दैट विल बी 0। दैट मीन्स इस इंडक्टर में करंट मैक्सिमम तब होगा जब L di/dt 0 होगा, दैट मीन्स उसका EMF 0 होगा। मतलब इसमें EMF 0, तो इसमें भी EMF 0, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो इसका भी EMF 0, इसका भी EMF 0, और ये भी तो पैरेलल चल रहा है, दैट मीन्स इसका भी पोटेंशियल ड्रॉप 0। अच्छा, कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, दैट इज Q अपन C। कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप होता है Q अपन C, एंड दैट ऑल्सो मस्ट बी 0। तो Q अपन C भी 0 होना चाहिए, दैट मीन्स Q शुड बी 0। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि इस इंडक्टर में करंट तब मैक्सिमम होगा जब इस कैपेसिटर का चार्ज 0 होगा, तभी जाके इस इंडक्टर में करंट मैक्सिमम होगा, या इस इंडक्टर में करंट मैक्सिमम होगा। अच्छा, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, दोनों ही केस में, मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही केस में कैपेसिटर का चार्ज क्या होना चाहिए, 0। क्यों, समझ गए होगे, I max डिफरेंशिएशन 0, EMF L divided 0, that means this 0, all three are parallel, then Q by C is 0, that means Q is 0। ओके, अब अटेम्प्ट करना है इसको फोकस करते हुए, लगा दे एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा, हम क्या मानेंगे, टी बराबर 0 का डायग्राम, अब ये लिखेंगे टी टाइम का डायग्राम, तो टी टाइम का जो डायग्राम मैं लिखूंगा इसको, फिर सोचना बाकी है, इसमें सब डायरेक्शन का खेल है, L1 L2, ये टी बराबर 0 पे, अब टी बराबर टी टाइम पे मैं लिखने जा रहा हूं। इसमें करंट मैंने I1 मान लिया, इसमें करंट मैंने I2 मान लिया, और इसका करंट मैंने I मान लिया। I नहीं 0 होगा, चार्ज 0 है, Q इज 0, दैट इसका मतलब ये नहीं कि इसमें करंट 0 होगा, अरे करंट तो मैक्सिमम है, सॉरी Q 0, अगर इस पे Q 0 है, Q 0 तो करंट 0 कर सकते हो क्या, ऐसे कैसे कर सकते हो, करंट Q इज 0, दैट नॉट मीन कि करंट इज 0। मुझे इतना पता है कि I मैक्स कब आएगा, जब di/dt 0 होगा, di/dt 0, ठीक है, मतलब Q इज 0, दैट इट नॉट मीन कि I इज 0। जैसे कैपेसिटर है, इनिशियली डिस्चार्ज है, अब करंट उसमें फ्लो कर रहा है, करंट उसमें फ्लो कर रहा है, तो होता तो है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के अंदर, करंट आता है टी बराबर 0 पे, बट चार्ज 0 होता है। तो ये कंडीशन है, और यहां पे चार्ज क्या होना चाहिए, 0। दिस इज द कंडीशन एट विच द I2 विल बी मैक्सिमम या I1 विल बी मैक्सिमम। तो इस कंडीशन पे I2 मैक्स होगा। डाउट होगा तो मुझे रोकना बीच में, इस कंडीशन पे I2 मैक्स होगा।
ओके, अब मैंने क्या किया, अगले के लिए एनर्जी कंजर्वेशन से लगा दें। तो यहाँ की एनर्जी आप लिखेंगे हाफ L1 आई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ L1 I1 का स्क्वायर हाफ L2 I2 का स्क्वायर, और कैपेसिटर की एनर्जी जीरो क्योंकि Q जीरो है। यहाँ से इक्वेशन बन गया L1 I नॉट का स्क्वायर L1 I1 का स्क्वायर प्लस L2 I2 का स्क्वायर। बट अभी आंसर नहीं है क्योंकि I1 I2 में रिलेशन चाहिए। I1 I2 का रिलेशन के लिए मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिखा था कि ऑलवेज वैलिड है। वो क्या वैलिड था, आई थिंक इसमें ये इक्वेशन हमेशा वैलिड था। इसको उठा के फिर लिखेंगे L1 I1 इज इक्वल टू L2 I2 प्लस L1 I नॉट, सॉरी प्लस L1 I नॉट प्लस L1 I नॉट। यहां से मुझे I2 निकालना है तो I1 निकाल के यहाँ प्लेस करेंगे, ये बनेगा L1 I नॉट का स्क्वायर L1 इंटू I1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज L2 I2 प्लस L1 I नॉट एंड होल डिवाइड बाई I1 की जगह मैंने L1 से डिवाइड कर दिया का होल स्क्वायर प्लस हाफ, सॉरी दिस इज L2 I2 का स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, ये L1 का स्क्वायर इससे आएगा तो एक कैंसिल करेगा, एक L1 यहाँ से निकाल के इधर भेज देंगे, स्क्वायर बन जाएगा और L1 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे, दैट इज L1 का स्क्वायर आई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू ये L2 I2 का स्क्वायर, दिस मीन्स L2 का स्क्वायर I2 का स्क्वायर प्लस L1 I नॉट का स्क्वायर L1 का स्क्वायर I नॉट का स्क्वायर प्लस 2 L1 L2 I1 I2 2 L1 L2 I1 I2 और ये है L2 L1 L2 I2 का स्क्वायर L1 L2 I2 का स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व करना है आंसर पाने के लिए। बट इसमें क्या कैंसिल आउट होगा, L1 I नॉट का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। एक और चीज, यहाँ पे भी L2 है, यहाँ पे भी L2 है, एक L2 कट कर देगा तो ये बनेगा 0 इज इक्वल टू L2 I का स्क्वायर I नॉट, आई थिंक I इज I नॉट, I इज I नॉट है, ठीक है। ये L2 I2 का स्क्वायर है ना, तो I2 है बेसिकली, तो बनेगा L2 I2 का स्क्वायर प्लस ये बनेगा 2 L1, अच्छा I2 भी देखो इससे एक I2 कट कर देगा तो ये बनेगा तुम्हारा L2 I2, यहाँ से क्या आएगा 2 L1 I1, यहाँ से क्या आएगा L1 I नॉट। बस यहाँ से मैं क्या करूँगा, I2 चाहिए, बाकी को इधर भेज दो तो बनेगा -2 L1 I1। इसमें I नॉट कहाँ गया, I नॉट कहाँ गया, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कैलकुलेशन की कुछ गड़बड़ हो बताओगे। ये L1 I नॉट का स्क्वायर, अच्छा L1 I नॉट इसमें कहीं ना कहीं दिखेगा, ट्वाइस के टर्म में दिखेगा, डायरेक्शन का गलती है ना, करंट का नहीं आ तो गया यहीं पे। ये L1 I नॉट रहेगा ना, जब स्क्वायरिंग करोगे L2 I2 का स्क्वायर बनेगा L1 I नॉट का स्क्वायर, और फिर जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 L2 I2 L1 I नॉट बनेगा ना, 2 L2 और ये L2 है और I नॉट, ये I नॉट रहेगा, ये बनेगा। तो ये टर्म्स I नॉट का टर्म ऐसे ही पड़ा रहेगा, I2 हट जाएगा, I1 बेसिकली I नॉट है, L1 का टर्म ये रहेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, I2 चाहिए मुझे, द I2 इज नथिंग बट माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ L1 I नॉट डिवाइडेड बाई L1 प्लस I2। माइनस साइन इज ओनली रिप्रेजेंट दैट कि इस इंडक्टर में जो करंट होगा, मैक्सिमम करंट, वो नीचे ना फ्लो करके ऊपर फ्लो कर रहा होगा, माइनस वैसे ही बता रहा है, एंड दिस इज आंसर। तो I2 इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ I नॉट इज E अपॉन R, तो बनेगा माइनस ट्वाइस ऑफ E अपॉन R ब्रैकेट में L1 अपॉन L1 प्लस L2, ये आंसर है।
और अगर मैं इसी को इस पार्ट से मैच करा दूं जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें दिया गया था कि L1 L0 है और ये है L0 3L0। तो जो आंसर आना चाहिए था उसका मैक्स वाला, दैट इज 2E/R इंटू L1 जगह पे L0 लिखेंगे, यहाँ पे L0 प्लस 3L0 दैट इज 4L0। द वैल्यू इज E/2R। दिस इज द मैक्सिमम करेक्ट। तो उसका बस एक ही आंसर था जो दिया गया था। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है पैरेलल LC ऑसिलेशन क्वेश्चन था, इसके साथ एक और क्वेश्चन पाथ फाइंडर का बिल्डअप एंड स्टडी में, वो ये है, एकदम सेम क्वेश्चन है। कह रहा है कि अब पैरेलल अच्छा एक और चीज, एक प्रॉपर्टी होती है L1 I1 इक्वल्स टू L2 I2। बार बार रिपीट कर दूं, ये प्रॉपर्टी तभी यूज होती है व्हेन इनिशियल करंट इन बोथ इंडक्टर आर जीरो, तभी ये प्रॉपर्टी यूज होती है, अदरवाइज नहीं यूज होगी। तो कहीं भी अगर तुम लगाते हो कि L1 I1 इक्वल्स टू L2 I2, तो इस चीज पे फोकस करना कि तभी लगता है कि जब दोनों इंडक्टर में इनिशियल करंट जीरो, या यूं कहो तो कांस्टेंट की वैल्यू जीरो है। मतलब अगर दोनों में जीरो है तो हर हाल में लगेगा, मतलब ये मस्ट कंडीशन। इफ करंट इन बोथ इंडक्टर इज जीरो इनिशियली, दैट L1 I1 इक्वल्स टू L2 I2 इज होल्ड फॉर ऑल टाइम। अदरवाइज जो प्रॉपर्टी यूज होगी दैट इज L1 I1 इज इक्वल्स टू L2 I2 प्लस कांस्टेंट, ये प्रॉपर्टी यूज होगी। दिस इज द वैलिड फॉर ऑल टाइम। अब इस क्वेश्चन में क्या रहा है, देखो कि पैरेलल सर्किट कंसिस्ट टू आइडियल इंडक्टर L and 2L एंड द रेजिस्टेंस R at instant L I0 is flowing both। इसमें भी करंट I0 फ्लो कर रहा है और इसमें सेम डायरेक्शन लिखा है, इसमें भी करंट I0 फ्लो कर रहा है। तो तुम यहीं पे तुम समझ सकते हो कि अगर ये किसी टाइम का है, किसी स्टैंड का है, तो क्या यहाँ पे Li का मल्टीपल आपस में बराबर है क्या? नहीं बराबर है। दैट मीन्स ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इनिशियल करंट दोनों में जीरो नहीं थे, जिसके वजह से L1 I1 इक्वल्स टू L2 I2 होल्ड नहीं कर रहा। अब इसमें हाउ मच चार्ज विल बी फ्लो एंड हाउ मच हीट विल बी डेसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस आफ्टर दिस स्टेट। अगर ये करंट I0 है, ये I0 है, तो इस रजिस्टर में मैक्सिमम कितना हीट डेसिपेट होगा। और आपको दूसरा ये बताना है कि टोटल चार्ज इस रजिस्टर के थ्रू कितना फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमारे पास दो अप्रोच होता है। ठीक है, तो दोनों का ही यूज कर लूंगा। सबसे पहले हम लोग हीट डेसिपेट निकालेंगे जो कि इजियर होता है। तो हीट डेसिपेट के लिए मैंने क्या किया, ये इंडक्टर है L का और एक और इंडक्टर है, यह है 2L का, और ये रेजिस्टेंस R है। इसमें करंट I0 है। तो इतना तो मैं अच्छे से मैं समझ गया कि कोई भी चीज पैरेलल है तो कोई भी फ्लक्स कंजर्वेशन का कोई टर्म्स लेने की जरूरत नहीं है। इवन अगर यहाँ पे स्विच भी लगा होता, उसको ऐसे क्लोज भी करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये करंट कहीं और से आ रहा होता तो, ये आ रहा होता तो, क्योंकि पैरेलल में भी बताया था तुम्हें कि पैरेलल में करंट एज इट इज सेम रह जाएगा, सो दैट खुद के फ्लक्स अनचेंज रह जाए। ठीक है, जिसकी वजह से खुद में जो ईएमएफ डेवलप हो वो फाइनाइट नेचर का हो, वो इनफाइनाइट नेचर का ना हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पूछा है कि हीट डेवलप कितना होगा, हीट डेवलप। तो फाइनली हीट डेवलप कितना होगा, ये क्वेश्चन है। हीट डेवलप टोटल कितना होगा? जब तक इस रजिस्टर में करंट फ्लो करेगा तब तक ही डेवलप होगा। इस रजिस्टर में जब तक करंट फ्लो करेगा तब तक ही डेवलप होगा। तो इस रजिस्टर में अगर ये t बराबर 0 का डायग्राम है मान लो, तो इस रजिस्टर में कब तक करंट फ्लो करेगा? जब तक कि इसका करंट और इसका करंट बराबर ना हो जाए। डायरेक्शन में भी, डायरेक्शन नहीं, अपोजिट डायरेक्शन हो जाए, मतलब मैक्सिमम हीट डेवलप। कोई पूछे मैक्सिमम हीट डेवलप, तो मैक्सिमम हीट डेवलप के केस में जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये करंट अगर किसी ने I1 दिखा दिया तो फिर ये करंट घूम के इसमें I1 ऐसे आना चाहिए, एकदम अपोजिट हो जाना चाहिए। यहाँ पे ये इंडक्टेंस L, ये इंडक्टेंस 2L, रेजिस्टेंस R। अगर ऐसा हुआ कि ये करंट एग्जैक्टली सेम हो गया, ऐसे फ्लो शुरू हो गया, तो मैं ये कहूंगा कि अब इस रजिस्टर में हीट डेवलप बंद हो जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा, यहां पे सिस्टम की कितनी एनर्जी, इंडक्टर की एनर्जी, और यहां पे इंडक्टर की कितनी एनर्जी है, जो दोनों का डिफरेंस है वही तो इस रजिस्टर में हीट डेवलप में गया। तो चलो निकालते हैं। द हीट डेवलप डेल्टा एच इज इक्वल्स टू यहां की एनर्जी, ये इनिशियल एनर्जी दैट इज हाफ L I0 का स्क्वायर प्लस हाफ 2L I0 का स्क्वायर, इसकी एनर्जी
माइनस यहाँ की एनर्जी इज हाफ एल आई वन का स्क्वायर, यहाँ की एनर्जी माइनस हाफ टू एल आई वन का स्क्वायर। सिस्टम की फाइनल मान से इनिशियल कर दिया। इससे डेल्टा एच की वैल्यू मैं यहाँ पे चाहूँ तो लिख सकता हूँ अलग से। तो डेल्टा एच इज ये 2 और ये 1, दैट इज 3/2 एल आई नॉट का स्क्वायर, माइनस ये 2 है, ये दैट इज 3/2, मतलब ये 3/2 कॉमन, दैट इज ये इक्वेशन बनेगा एंड दिस शुड बी आंसर्स। बट I1 निकालना पड़ेगा। I1 कैसे निकलेगा? I1 निकालने के लिए हम एक बार फिर फ्लक्स कंजर्वेशन कर रहा हूँ। जो EMF कंजर्वेशन वाला इक्वेशन था जो मैंने लिखा था कि L1 I1 इज इक्वल टू L2 I2 प्लस कॉन्स्टेंट C, ये होल्ड करेगा, हमेशा होल्ड करेगा। और इस पे मैथमेटिक्स साइन कन्वेंशन लगा देंगे, वैलिड हो जाएगा। ये हमेशा, इसको बोलते हैं हम लोग करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इंडक्टर, इन इंडक्टर, इसको बोला था करंट डिवाइडर, करंट डिवाइडर इन इंडक्टर, इन पैरेलल इंडक्टर, पैरेलल इंडक्टर लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं इसका। इनिशियली देखो अब मैथ साइन कन्वेंशन लगाएंगे, इसमें करंट आई नॉट ऊपर, इसमें आई नॉट ऊपर है, तो दोनों को प्लस मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे L1 इंटू आई नॉट इक्वल टू L2 की जगह पे ये L इंटू आई नॉट है, L2 क्या है 2L इंटू आई नॉट है प्लस C। इससे मुझे C की वैल्यू मिल गई, तो इक्वेशन बन गया L1 I1 इक्वल टू L2 I2 एंड C की जगह पे लिख सकते हैं, इधर जाएगा तो माइनस L आई नॉट बन जाएगा C। अब इसमें मैंने क्या किया, अब अगला प्रॉपर्टी इसके लिए यूज करें। इसमें I1 प्लस है बट ये नीचे करें, दैट इज माइनस I1 हो गया, दैट मीन्स I1 तो प्लस ही बनेगा। ये प्रॉपर्टी ऑलवेज वैलिड है। अब स्टडी जब मैक्सिमम निकालना है तो इसको प्लस लिखूंगा, इसको लिखूंगा माइनस L2 I1 दैट इज L आई नॉट, द वैल्यू I1 इज नथिंग बट, इसको इधर भेजेंगे तो ये ट्वाइस का टर्म बनेगा और ये बन जाएगा I नॉट अपॉन 2, द I नॉट अपॉन 2 आ जाएगा I1। नहीं गलत हो गया, ये 2 का टर्म है ना, ये L है, ये बनेगा बेसिकली L, क्योंकि L है ना, ये बेसिकली ये L था, ये L था, ये L नहीं था, ये 2L था, दिस इज द 2L, ये होल्ड करेगा हमेशा। तो L I1 इक्वल्स टू माइनस 2L I1, इतना, तो I1 इज नथिंग बट I नॉट अपॉन 3। अब ये I1 की वैल्यू मिल गई, उठा के हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, इसमें I नॉट अपॉन 3, द डेल्टा एच हिट डेवलप इज, द डेल्टा एच इज नथिंग बट 3 अपॉन 2 L, ये I नॉट अपॉन 3 तो 8 अपॉन 9 बनेगा, तो 8 अपॉन 9 I नॉट का स्क्वायर बनेगा, तो ये बन जाएगा 4, दैट मीन्स डेल्टा एच ही डेवलप इज नथिंग बट 4 अपॉन 3 L आई नॉट का स्क्वायर, दिस इज द ही डेवलप। इतना इस रजिस्टर के अंदर ही डेवलप होगा। ये तो ये क्वेश्चन था। इसका अगला क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है, हाउ मच चार्ज विल फ्लो, कितना चार्ज इससे फ्लो करेगा। तो चार्ज का फ्लो निकालना है तो मुझे एक प्रॉपर्टी अच्छे से पता है पहले से ही कि जो चार्ज का फ्लो होता है, ये मेथड हमारा क्या है, ये मेथड 1 है जो कि एक इजियर अप्रोच होता है। मेथड 1, किसी भी सिस्टम पे अगर तुम्हें चार्ज का फ्लो निकालना है, का फंक्शन लिखना पड़ेगा, करंट का फंक्शन, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तब आंसर आएगा। तो ये, और ये टाइम लगेगा, इनफाइनाइट टाइम तक इंटीग्रेट होता है। तो ये I1 है, तो इसका EMF क्या आएगा, इसका EMF आएगा L di1/dt, इसका भी आएगा L di2/dt इक्वल्स टू ये I1 या I2 ये दोनों मिलके इसमें जाएंगे, दैट मीन्स I1 प्लस I2 एंड दिस इज I, ये बन गया I। तो यहाँ पे क्या, और ये करंट अगर ऐसे इंक्रीज कर रहा है तो इसकी हाई पोलैरिटी इधर, तो हाई पोलैरिटी इधर है तो इसका पॉजिटिव पोटेंशियल, और ये करंट ऐसे तो भी पॉजिटिव पोटेंशियल चलेगा। तो एक बार सुनना, तो ये करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट ऐसे जा रहा है। डिफॉल्ट केस में हम लोग इंक्रीजिंग मानते हैं, इंक्रीजिंग मानोगे तो इसके जगह पे तुम ऐसे दिखाओगे, ऐसे ऐसे इंक्रीजिंग करंट इंक्रीज, तो अपोज ऐसे। तो अब ऐसे लगा दो, इसमें किरचॉफ लगाओ, इसमें KVL लगाओ, KVL, तो बनेगा L di/dt, तो ये बनेगा L di/dt, L di1/dt इज इक्वल्स टू प्लस I इज टू R इज इक्वल टू 0, ये बनेगा। देखो ये लिखा ना, ऐसे प्लस पे लगाया और फिर करंट डायरेक्शन में पॉजिटिव, सर्किट क्लोज्ड। तो ये बन गया इतना। इससे तुम्हें मिल गया क्या,
डी आई वन बाई डी टी इज इक्वस टू आई माइनस आई अपान एल इज टू आर, ये बन गया। सिमिलरली यही जब दूसरे के लिए लगाओगे तो बनेगा डी आई टू अपान डी टी इज इक्वस टू माइनस आई आई रहेगा नेट करंट, ये बनेगा 2L इज टू आर। दोनों को जोड़ दो तो ये बनेगा डी आई वन प्लस आई टू अपान डी टी एंड दिस इज इक्वल टू -3/2 आई अपान एल इज टू आर, ये बन जाएगा। इस आई वन प्लस आई टू इज नथिंग बट आई, दोनों करंट आई वन और आई टू मिलेगा तो ये करंट आई के बराबर हो जाता है। तो फिर इसमें लिखेंगे आई तो बनेगा डी आई अपान आई इज इक्वल टू -3/2 आर डी टी, 3/2 आर डी टी। और ये क्यों आया, ये तो 2 नहीं रहेगा ना यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे नहीं रहेगा। अब इससे क्या आ गया, इंटीग्रेट करेंगे t बराबर 0 पे आई की वैल्यू कितनी थी, t बराबर 0 पे आई की वैल्यू थी, ये करंट आई नॉट, ये करंट आई नॉट, दोनों मिल किस में जा रहे थे, दैट इज 2 आई नॉट, ये था 2 आई नॉट और t टाइम पे ये करंट है आई। इससे आई का जब फंक्शन मिलेगा दैट इज 2 आई नॉट e टू द पावर -3/2 आर टी। अच्छा ये L है ना, ये L है तो यहाँ पे L का टर्म्स रहेगा, ये बच गया। ये करंट है रजिस्टर में एज फंक्शन ऑफ टाइम। तुम देख भी रहो कि टाइम इंक्रीज कर रहा है तो करंट डिक्रीज कर रहा है। तो जिस वक्त स्टेडी स्टेट आएगा उस वक्त t इन्फाइनाइट अटेंड करेगा, करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, रजिस्टर करंट 0 हो जाएगी। अब चार्ज का फ्लो निकालना है तो इसी को dq/dt कर लेंगे, dq/dt करेंगे तो उसके बाद तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन वहाँ क्या गलत हो रहा है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। dq/dt लिखो तो बनेगा 2 आई नॉट e टू द पावर -3/2 r अपान l इज टू t dt। नाउ इंटीग्रेशन, t बराबर 0 पे चार्ज का फ्लो 0 था, t बराबर इन्फिनिटी पे चार्ज का फ्लो q, द q इज नथिंग बट 2 आई नॉट और ये टर्म्स नीचे आ जाएगा दैट इज 2L और 3 का टर्म ऊपर जाएगा दैट इज 3R। और लिमिट रखोगे तो 0 और 1 बनेगा तो वैल्यू विल बी 2 से 2 कटेगा। द आंसर चार्ज फ्लो इज 3 आई नॉट आर अपान एल। सही है ये क्या? सर डिनोमिनेटर पे 3R/2L है, आपने उल्टा लिख दिया। तो ये 2 आई नॉट है ना, 3 से डिवाइड करेंगे, अच्छा ओके तो 4 बनेगा ना, तब ये 4 बनेगा तो ये बनेगा 3, ये बनेगा 2, दैट मीन्स 4 आई नॉट अपान 3L, दिस विल बी आंसर्स। और वहाँ पे भी आंसर्स क्या निकला था, जो मैंने चेंज किया था, 4L आई नॉट अपान 3 आना चाहिए आंसर में, 4L नॉट अपान 3R आना चाहिए, सॉरी ये हमारा भी आया, देखो तो 4/3 कहाँ गया यार, ये तो पेज ही नहीं दिख रहा है सब। ये है आई नॉट आर अपान एल, सही तो ये आंसर है। लेकिन ठीक है, मुझे एक बात